हेलो बच्चों, तो कैसे हो सब। आशा करते हैं कि अच्छे हो गए लोग। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू बैच जो कि क्लास 10th का है। और जो भी छात्र छात्रा इस बार 10th में गए होंगे लोग, जिनकी एग्ज़ाम अगले वर्ष होगी, उनके लिए ये सारे वीडियो जो कि मेरे चैनल पे आने वाले हैं ये सब लाभदायक होगा। तो आप लोग अगर उस टाइप के बच्चे हैं या फिर किसी को जानते हैं तो ये वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। तो चलिए देखते हैं, हम लोग एनसीईआरटी के से पढ़ते हुए चलेंगे, साथ साथ भारतीय भवन भी इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। उसका जो भी थ्योरी वगैरह होगा उसमें हम डाल देंगे खुद से ही। और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा तो मेरे द्वारा लिखा हुआ नोट्स जो कि बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा आपको। तो चलिए हम बिना देर के हुए चलते हैं, पहले एनसीईआरटी को देखा जाएगा। देखिए, तो हम जब सजीव और अजैव निर्जीव में कैसे अंतर स्पष्ट करते हैं। यदि हम कुत्ते को दौड़ते देखते हैं या गाय को जुगाली अथवा गली में एक इंसान की और ज़ोर से चिल्लाते हुए देखते हैं तो हम समझते हैं कि ये सजीव है। यदि कुत्ता, गाय या इंसान सो रहे हैं तो क्या हम तभी भी हम यही सोचते हैं कि ये सजीव हैं। लेकिन हम यह कैसे जानते हैं? हम उन्हें सांस लेते देखते हैं और जान लेते हैं कि वे सजीव हैं। यानी यहाँ से एक पॉइंट निकल के आया कि जो भी सजीव है वो लोग सांस लेते हैं। ठीक है, पौधे के बारे में हम कैसे जानते हैं कि वे सजीव है? अब सवाल ये भी है कि पेड़ पौधे कैसे सजीव हैं। तो हम में से कुछ कहेंगे कि वे हरे दिखते हैं, लेकिन उन पौधे के बारे में क्या कहेंगे? उनकी पत्ती हरी ना होकर के अन्य रंग का होगा। यानी कि अगर कोई सवाल पूछे आपसे कि पेड़ पौधे सजीव कैसे हैं तो कुछ लोग बोलेंगे कि पौधे हरे हैं। लेकिन सवाल ये उत्पन्न हो जाएगा कि जिनके पेड़ पौधे हरे नहीं होंगे, क्योंकि कुछ के पेड़ पौधे के पत्ते पीले रंग के होते हैं, कुछ के लाल रंग के होते हैं, क्या वे निर्जीव हैं? लेकिन उन पौधे के बारे में क्या कहेंगे? तो वे समय के साथ वृद्धि करते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि वे सजीव हैं। यानी कि जो समय के साथ वृद्धि करते हैं वे सजीव हैं। दूसरे शब्द में हम सजीव के अन्य प्रमाण के तौर पर कुछ गतिविधियों पर विचार करते हैं। देखते हैं ये कौन कौन से गतिविधियां हैं, इनके बारे में भी देखेंगे हम लोग। देखिए, तो ये वृद्धि और अन्य गतिविधि हो सकती है, लेकिन वह पौधा भी सजीव है जिनमें वृद्धि परिलक्षित नहीं होती। कुछ जंतु सांस लेते हैं परंतु इनमें गति स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। बात सही है, कुछ छोटे छोटे इतने जीव होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि उनको हम लोग स्पष्ट रूप से इनके साइज के बारे में तो नहीं पता कर सकते हैं, लेकिन उनमें सांस लेने का जो क्रिया होता है तो वे भी सजीव होते हैं। अतः दिखाई देने वाला गति जीवक के परिभाषित लक्षण के लिए पर्याप्त नहीं है। यानी कि हम लोग जो गति देखते हैं केवल वही पर्याप्त नहीं है जीने के लिए, उसमें सांस लेना भी ज़रूरी है। अति सूक्ष्म स्केल पर होने वाली गतियाँ आँखों से दिखाई नहीं देती है। उदाहरण के लिए अणु की गति, क्या यह अदृश्य आणविक गति जीवन के लिए आवश्यक है? यदि हम यह प्रश्न किसी व्यावसायिक जीव वैज्ञानिक से करें तो उनका उत्तर सकारात्मक होगा। वास्तव में विषाणु के अंदर आणविक गति नहीं होता है जब तक वे किसी कोशिका को संक्रमित नहीं करते हैं। बात सही है, यानी कि ये बोल रहा है कि जो भी वायरस वगैरह होते हैं, विषाणु होते हैं, वो किसी सजीव के शरीर में जब तक इंटर नहीं करते हैं तब तक वे उनमें कोई भी गति नहीं होती है। यानी कि वो एक निर्जीव के जैसा प्रदर्शित करते हैं अगर सजीव के कांटेक्ट में नहीं है तो। लेकिन वही अगर सजीव के कांटेक्ट में चले जाएंगे तो क्या होगा? वो एक सजीव के जैसा प्रदर्शित करने लगेंगे, एक सजीव के जैसा प्रदर्शित करने लगेंगे वो। देखिए, जीवन के लिए आणविक गति क्यों आवश्यक है? पूर्व कक्षा में हम यह देख चुके हैं कि सजीव की संरचना सुसंगठित होती है, उनमें ऊतक हो सकते हैं। ऊतक क्या होता है, अगर आपको जानकारी हो तो कमेंट में लिखें। ऊतकों में कोशिकाएं होती हैं, कोशिका में छोटे छोटे घटक होते हैं। सजीव में यह संगठित एवं सुव्यवस्थित संरचना के साथ साथ पर्यावरण के प्रभाव के कारण विघटित होने लगती हैं।
और यही व्यवस्था अगर टूटती है तो जीव अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। अतः जीवों के शरीर को मरम्मत तथा अनुरक्षण की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये सभी संरचनाएं अणुओं से बनी हुई होती है। अतः उन्हें अणुओं को लगातार गतिशील बनाए रखने चाहिए। बात सही भी है, अगर कोई भी संरचना पहले से जो बना हुआ है वो अगर टूटेगा तो कोई भी जो जीवित सजीव है वो जीवित नहीं रह पाएंगे। तो जो टूटने की प्रक्रिया हो रही थी उन्हीं को फिर से पुनः रिपेयर करना, वही कहलाता है जप परक्रम। हम एक स्क्रीन पर परिभाषा आपको दिख जाएगा, एक अपने द्वारा लिखा हुआ परिभाषा दे देंगे जो कि आप लिख लीजिएगा लोग नोट्स में, जप परक्रम क्या है उसमें। यहाँ पे एक टॉपिक है जप परक्रम है क्या। जीवों का अनुरक्षण कार्य नियंत्रण होना चाहिए और उस पर समय भी चलता रहता है जब वे कोई विशेष कार्य नहीं करते। जब हम सो रहे हो अथवा कक्षा में बैठे हो उस समय भी यह अनुरक्षण के काम चलता रहना चाहिए। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण के कार्य करते हैं जप प्रक्रम कहलाते हैं। यानी कि वैसा प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं उसे जप प्रक्रम बोला जाता है। क्योंकि क्षति तथा टूट फूट रोकने के लिए अनुरक्षण का प्रक्रम की आवश्यकता होती है। बात सही है, जो भी हमारे शरीर में टूटे फूटे हैं या फिर जो भी क्षति होता है इनकी रोकने के लिए पुनः पूर्ति करना जरूरी है। वही पुनः पूर्ति को, या पुनः पूर्ति यानी दोबारा पूर्ति को जप प्रक्रम कहा जाता है। अतः इसके लिए उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होगी। और बात सही है, जप प्रक्रम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी। यह ऊर्जा एकल जीव के शरीर के बाहर से आती है, इसीलिए ऊर्जा के स्रोत का बाहर से जीवों के शरीर में स्थानांतरण के लिए कई प्रक्रम होना चाहिए। इस ऊर्जा के स्रोत से हम भोजन तथा शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को पोषण कहा जाता है। पोषण का ही परिभाषा हम आपकी स्क्रीन पे एक फ्लैश कर रहा होगा, वहाँ पे देख सकते हैं पोषण किसे कहते हैं। पोषक तत्वों को ग्रहण कर उपयोग करने की प्रक्रिया को पोषण कहा जाता है। यानी कि हम जो भी भोजन करते हैं उसको शरीर में अंदर ले करके पच जाने के बाद में उसका सांघीकरण होता है। सांघीकरण के बाद में जो जटिल निर्माण होते हैं पूरे प्रक्रिया को पोषण कहा जाता है। यदि जीव में शारीरिक वृद्धि होती है तो उसके लिए उससे बाहर से अतिरिक्त कच्ची सामग्री की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि वृक्ष पर जीवन कार्बन आधारित अणुओं पर निर्भर है। अतः अधिकांश खाद्य पदार्थ भी कार्बन आधारित हैं। इन कार्बन स्रोतों को जटिलता के अनुसार विविध जीव विभिन्न प्रकार के पोषण प्रक्रम से प्रयुक्त करते हैं। चूँकि पर्यावरण किसी एक जीव के नियंत्रण में नहीं है, अतः ऊर्जा के बाह्य स्रोत विविध प्रकार के हो सकते हैं। बात सही है, देखिए जो भी नेचर है वो किसी एक जीव के नियंत्रण में थोड़ी है, इसीलिए जो ऊर्जा का स्रोत है वो अलग अलग प्रकार से हो सकते हैं। आज तो शरीर के अंदर ऊर्जा के इन स्रोतों के विघटन या निर्माण की आवश्यकता होती है, जिससे ये अंततः ऊर्जा का एक समान स्रोत में परिवर्तित हो जाने चाहिए। या विभिन्न आणविक गतियों के लिए विभिन्न जीव शरीर के अनुरक्षण तथा शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक अणु का निर्माण में उपयोगी हैं। इसके लिए शरीर के अंदर रासायनिक क्रिया की श्रृंखला की आवश्यकता होती है। उपचयन, अपचयन, अभिक्रिया, अणुओं के विघटन और कुछ सामान्य रासायनिक युक्तियाँ हैं। इसके लिए बहुत से जीव शरीर के बाहरी स्रोत से ऑक्सीजन प्रयुक्त होते हैं। शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिका की आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उसका उपयोग करना श्वसन कहलाता है। श्वसन का जो टॉपिक है आगे पूर्ण रूप से श्वसन पढ़ना ही है, तो यहाँ पे हल्के एक जो कि सजीव के बारे में उदाहरण देते हुए दे दिया है, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो लोग यहाँ पे एक कोशिकीय जीव के बारे में दे दिया। एक कोशिकीय जीव की पूरी सत्ता पर्यावरण के संपर्क में रहती है, यानी कि उनका जो पूरा बॉडी होता है वो पर्यावरण के संपर्क में रहता है। अतः इन्हें भोजन ग्रहण करने के लिए, गैसों का आदान प्रदान करने के लिए या वाणिज्य पदार्थ के निष्कासन के लिए किसी विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती है।
ये सही बात है। जो भी एक कोशिकीय जीव होते हैं, इनमें भोजन ग्रहण करने के लिए या फिर पचे हुए अपचित पदार्थों को निष्कासन नहीं होता है, क्योंकि ये जो एकदम डायरेक्ट वातावरण के संपर्क में रहते हैं, इसी के कारण नहीं होता है। लेकिन जब जीव के शरीर का आकार बढ़ता है या शारीरिक अभिकल्प अधिक जटिल हो जाता है, तब क्या होता है, बहुकोशिकीय जीव में सभी कोशिकाओं अपने आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रह सकती हैं। अतः साधारण विसरण सभी कोशिकाओं की आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकती है। यानी कि जो विसरण विधि से पोषक तत्वों की पूर्ति है वो नहीं हो पाएगा। उसके लिए कोई विशेष अंग चाहिए जिससे हम लोग पोषक तत्व अपने अंदर ग्रहण करा सके। हम पहले भी देख चुके हैं कि बहुकोशिकीय जीवों में विभिन्न कार्यों के लिए भिन्न भिन्न अंग विशिष्टकृत हो जाते हैं। हम इन विशिष्टीकृत ऊतकों में तथा जीव के शरीर में उनका संगठन से परिचित है। अतः इनसे कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि भोजन तथा ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण विशिष्टीकृत ऊतकों का कार्य है। आप लोग 9th क्लास में, 8th क्लास में, 6, 7 में सभी में पढ़े होंगे कि जो भी हम लोग के शरीर में काम होते हैं सबके लिए अलग अलग एक विशेष अंग होते हैं। तो आज ये जानना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, यही बता रही है इस बुक में कि हम सभी काम के लिए अलग अलग अंग होते हैं। तो कोई आश्चर्यजनक की बात नहीं है, परंतु इससे एक समस्या पैदा होती है। यद्यपि भोजन एवं ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण कुछ विशिष्ट अंगों द्वारा ही होता है, परंतु शरीर के सभी भागों को इनकी आवश्यकता होती है। इस स्थिति में भोजन एवं ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए एक वहन तंत्र की आवश्यकता होती है। बात सही है। अगर हम लोग मुंह के द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं या फिर नाक से ऑक्सीजन का ग्रहण करते हैं, तो पूरे शरीर तक ले जाने के लिए एक वाहक तंत्र की आवश्यकता है। वाहक यानी एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए एक तंत्र यानी सिस्टम की आवश्यकता होगी। जैसे अगर किसी व्यक्ति को घर से स्कूल जाना होगा तो स्कूल जाने तक के लिए कोई साधन होना चाहिए ना, या फिर सड़क होना चाहिए, या फिर मतलब साइकिल वगैरह होना चाहिए जाने के लिए। अभी तक जितना हम लोग पढ़े उस पर एक छोटा सा नोट्स है जो कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वो इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, जो कि मेरे द्वारा लिखे गए हैं। तो जयप्रक्रम का जो भी परिभाषा हमने दिया उसमें वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा अनुरक्षण का कार्य होता है उसे जयप्रक्रम कहा जाता है। इसके बाद में जो पोषण के बारे में बताएं वहाँ पे फ्लैश नहीं हो रहा था, जिसके कारण से हमने एक बाद में ही एक टॉपिक जोड़ दिया, वहाँ पे आप देख लीजिए यहाँ पे। तो पोषण का अंतर्ग्रहण तथा शरीर के यानी कि भोजन का अंतर्ग्रहण तथा शरीर के द्वारा उसका वृद्धि, विकास व रख रखाव में उपयोग करना पोषण कहलाता है। पोषण 2 प्रकार का होता है। पोषण कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। अब इसके बारे में थोड़ा सा एनसीईआरटी में देखते हैं। दोनों प्रकार, एक स्वपोषी है, एक परपोषी यानी विषमपोषी। उसके बाद में हम लोग इस नोट्स पे आएंगे। अभी तक हमने 2 टॉपिक किया है, एक जयप्रक्रम, एक पोषण। इसके आगे के बारे में आगे देखेंगे। अभी के तो चलिए चलते हैं एनसीईआरटी पे। तो देखिए आगे का टॉपिक जो है पोषण। पोषण तो क्या होता है, इसका परिभाषा हम बता दिए हैं। तो अभी देख रहे हैं हम लोग कि जो एनसीईआरटी के अंतर्गत पोषण के बारे में जो समझाया गया है, क्योंकि एनसीईआरटी जो बुक लिखी जाती है वो बहुत ही योग्य शिक्षकों के द्वारा लिखी जाती है, तो इन पे भी फोकस करना बहुत ज़रूरी है। तो इनको भी मतलब हम लोग देख रहे हैं कि इनमें क्या दिया गया है। देखिए, जब हम टहलते हैं या साइकिल की सवारी करते हैं तो हमें ऊर्जा का उपयोग करते हैं। बात सही भी है। टहलते हैं, पढ़ाई करते हैं, स्कूल से घर आते हैं या फिर कोई भी काम करते हैं तो क्या ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उस स्थिति में भी जब हम कोई आभासी क्रियाकलाप नहीं कर रहे हैं, हमारे शरीर में क्रम की स्थिति के अनुसार करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वृद्धि, विकास, प्रोटीन संश्लेषण आदि में हमें बाहर सभी पदार्थों का अवशोषण आवश्यकता होती है, और यह ऊर्जा का स्रोत तथा पदार्थ जो हम खाते हैं वह भोजन है। इसमें भी वही साफ साफ दिया गया है जो हम परिभाषा आप लोग का लिखवाए हैं, यानी कि पोषक तत्व को ग्रहण कर उपयोग करने की प्रक्रिया को ऊर्जा कहा जाता है, पोषण कहा जाता है। पोषण किस किस चीज़ में लाभदायक है? तो वृद्धि, विकास,
ये सब चीज़ के लिए क्या है, पोषण बहुत ही ज़रूरी है। थोड़ा सा और भी बात करते हैं, मतलब कि पोषण के बारे में, सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं इस पे। जितने भी सजीव होते हैं उनको रहने के लिए कुछ मुख्य आवश्यकता होती है, जिसमें एक भोजन भी मुख्य आवश्यकता होता है। बिना भोजन के कोई भी सजीव नहीं जी पाएगा। तो सभी सजीवों में ऊर्जा तथा पदार्थों की सामान्य आवश्यकता सामान्य है, लेकिन इनकी आपूर्ति भिन्न विधियों से होती है। कुछ जीव अकार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड आपूर्ति भिन्न भिन्न विधि से होती है। कुछ जीव कार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं, और ये जीव स्वपोषी होते हैं। यानी कि स्वपोषी का परिभाषा बता रहे हैं, एक तरीके से देखा जाए तो जो जीव जो कार्बन डाइऑक्साइड और जल को ग्रहण करके अपना भोजन बना लेते हैं वो स्वपोषी होते हैं। इनमें सभी हरे पौधे तथा कुछ जीवाणु हैं, यानी कि जितने भी हरे पौधे होते हैं वो स्वपोषी होते हैं, और कुछ जीवाणु भी होते हैं जो कि स्वपोषी होते हैं। अन्य जीव जटिल पदार्थों का उपयोग करते हैं, और इन जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करना अनिवार्य है। जैसे हम लोग हैं, भोजन जो हम लोग ग्रहण करते हैं वो जटिल पदार्थों का मिश्रण है। हम लोग के शरीर में पाचन की प्रक्रिया होती है, और पाचन की प्रक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, जो जटिल पदार्थ हम लोग लिए हुए होते हैं उनको सरल पदार्थों में खंडित हो जाता है। तो जितने भी जटिल पदार्थ लेने वाले जीव जंतु हैं उनमें वो खंडन की प्रक्रिया होगा ही होगा, लेकिन जो स्वपोषी हैं उनमें वो लोग सरल लेकर के जटिल का निर्माण करते हैं। और जो जटिल कुछ जीव ऐसे हैं जो कि जटिल पदार्थों को ग्रहण करके सरल करते हैं, यानी उसको खंडित करते हैं सरल फॉर्मेट में। ये जीव के संरक्षण तथा वृद्धि में प्रयुक्त हो सके, इसे प्राप्त करने के लिए जीव जैव उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं, जिनमें एंजाइम कहा जाता है। अतः विषमपोषी उत्तरजीविका के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वपोषी पे आश्रित होते हैं। देखिए मेन पॉइंट यहाँ से ये निकल के आता है कि जो भी विषमपोषी होते हैं यानी परपोषी होते हैं वो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वपोषी पे ही आश्रित होते हैं। जैसे हम लोग हैं, हम लोग खेती करते हैं, तो खेत में जो भी पौधा लगाते हैं वो कौन से पोषण प्राप्त करते हैं, वो स्वपोषी होते हैं, क्योंकि उनको हम लोग उनको जल चाहिए होता है और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, इसीलिए वो स्वपोषी होते हैं। लेकिन हम लोग बात करें तो हम लोग उसको खाते हैं, तो इससे ये कहा जा सकता है ना कि जो भी परपोषी होते हैं या फिर विषमपोषी होते हैं वह स्वपोषी पे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आश्रित होते हैं। जंतु तथा कवक इसी प्रकार के विषमपोषी जीवों में सम्मिलित हैं। हम लोग और जो भी कवक होते हैं वो विषमपोषी के जीवों में ऐड है, मतलब सम्मिलित हैं। आज के लिए इतना ही छोड़ दिया जाता है, फिर अगले क्लास में मिलेंगे। अगर अच्छा लगेगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो दूसरा पार्ट लाएंगे इसका, यानी आगे का जो स्वपोषी है उसके बारे में लाया जाएगा। अगर अच्छा लगे तो कमेंट करें। धन्यवाद।